एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। हमारे इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम जो है 6 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन है इस वीडियो में हम देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। देखिए, जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। वो जो है अंग्रेज़ों के लिए खतरा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी खतरा मानती थी उनको। क्यों? टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण निम्नलिखित थे। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। मालाबार तट कहाँ है? मालाबार तट जो है केरल में है। उस समय जो ये पूरा जो राज्य था वो किसके अधीन था? वो जो है कर्नाटका यानी मैसूर की जो रियासत थी टीपू सुल्तान की, उसके नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती। देखिए, जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं वो यहाँ के जो दक्षिण भारत के मसाले थे उनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग रहती थी। तो इस मालाबार तट से उनका जो व्यापार होता था उसमें काली मिर्च, इलायची, लौंग और जो है इनके मसाले जो थे उनके जो है ख़रीदारी करती थी और जो है यूरोप में भेजती थी कंपनी। टीपू सुल्तान ने क्या किया कि टीपू सुल्तान ने रियासत से होने वाला जो निर्यात था उसके ऊपर रोक लगा दी। यानी अब अंग्रेज़ जो थे, जो यूरोपियन कंपनी थी, वो जो है यहाँ से जो ब्रिटिशर्स थे वो जो है मसाले या अन्य चीज़ें जो हैं वो यूरोप नहीं भेज सकते थे, तो उसके ऊपर रोक लगा दी। इसलिए उनको लगा, अंग्रेज़ों को, कि भाई ये जो टीपू सुल्तान है वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक खतरा है। दूसरा क्या है कि टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने पर जो है रोक लगा दी। उन्होंने स्वयं तो जो है उनके निर्यात पर रोक लगाई ही, बल्कि जो स्थानीय तौर पर जो सौदागर होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो अंग्रेज़ों के साथ जो है व्यापार करते थे, उसके ऊपर भी रोक लगा दी। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उसकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था। जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके विरोध में क्या किया, जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, उसी समय पे जो है फ्रांसीसी भी थे यहाँ पर, उनके साथ अपने संबंध स्थापित किए। उनकी मदद से क्या किया, हथियार वगैरह ले लिए, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। और जिस तरह से हमें पता है कि जो टीपू सुल्तान है, मैसूर रियासत का 4 बार जो है अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ। चौथा युद्ध जो हुआ था 1799 में, उसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। तो इस तरह से जो टीपू सुल्तान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक खतरा थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। कि जो सहायक संधि थी वो क्या थी। देखिए, जो सहायक संधि है वो किसके द्वारा जो है लागू की गई थी? वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेजली थे वो क्या चाहते थे कि जो कंपनी है उसके शासन का विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर उसका जो है अधिकार हो। उसके लिए उन्होंने जो है ये सहायक संधि जो है अपनाई। इसमें क्या कहा गया, इसे सहायक संधि इसलिए कहा जाता है कि जो भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार होता है, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करती थी। और इनकी शर्त क्या होती थी? सहायक संधि के अंतर्गत जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जो भारतीय रियासतें थी, जो यहाँ के राजा थे, उनको कहा कि भाई हम आपके राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी सेना यहाँ पर रखेंगे, लेकिन उस सेना का खर्च कौन उठाएगा? वो राजा, वो शासक उठाएगा। और उसके बदले हम क्या करेंगे कि हम आपको सुरक्षा का वादा करते हैं कि आपके क्षेत्र पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है सहायक संधि की शर्तें क्या थी? भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। यानी जो सेना होगी वो किसकी होगी? वो अंग्रेज़ों की होगी। जो सैनिक हैं वो अंग्रेज सैनिक होंगे। यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सेना जो भारतीय शासक है वो नहीं रख सकते थे। जो भी शासक इस संधि को मान लेता था फिर उसको अपने राज्य में जो है अपनी अलग से सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा, इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। यानी उनका खर्चा कौन उठाएगा उस सैनिकों का? वो अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय शासक उठाएंगे। और अगर वो जो भारतीय शासक है वो शुल्क देने की स्थिति में नहीं है तो क्या होगा? कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र जो है उन शासकों से छीन सकते थे। यानी
वो इतने भारी भारी शुल्क लगा देते थे, जो शासक है वो उसको चुका नहीं सकता था, तो क्या करते थे, उनके क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे और वहाँ से भू राजस्व वो इकट्ठा करते थे अंग्रेज। शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट भी रखना होगा, यानी एक अंग्रेज अधिकारी जो है शासक के दरबार में रहेगा, उसको अंग्रेज रेजिडेंट बोला जाता था और वो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखता था। यानी अब जो है वो शासक जो है अपने दरबार में क्या कार्य करता है, किस तरह से जो है वो अपनी नीतियाँ बनाता है, उन सब की खबर किसको होती थी, अंग्रेजों को, इस रेजिडेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर। भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक और राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। यानी जो भारतीय राजा थे उन्होंने भी अपनी इकाइयों को जो है अलग अलग भागों में बांट रखा था। ब्रिटिशर्स ने भी जो है अपनी जो है प्रशासनिक इकाइयाँ थी उनको अलग अलग भागों में बांट रखा था, लेकिन जो भारतीयों की प्रशासनिक इकाइयाँ थी वो इतनी प्रभावी नहीं थी जितनी कि कंपनी की। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी, जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। देखिए, जो ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश इलाके होते थे, उनको उस समय में जो है प्रेसिडेंसी बोला जाता था। 3 प्रेसिडेंसी वहाँ पर उस समय में मेन थी, एक बंगाल की, एक मद्रास की, एक बम्बई की। और इनका शासन कौन चलाता था? इनका शासन जो व्यक्ति चलाता था उसको बोला जाता था गवर्नर। यानी इन प्रेसिडेंसियों के सारे अधिकार किसके पास होते थे? गवर्नर के पास होते थे, वही सारा कामकाज देखता था गवर्नर। दूसरा है कि कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था। जो कंपनी थी उसने अपनी पुलिस और राजस्व व्यवस्था थी उसमें सुधार कर लिए थे, लेकिन जो भारतीय शासक थे ना, उनके द्वारा पुलिस और राजस्व व्यवस्था के सुधारने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया। देखिए, जो अंग्रेज थे उन्होंने तो अपनी सेना को भी जो है काफ़ी जो है आधुनिक बना लिया था। उनकी सेना में जो भी सैनिक होते थे उनको तीर अंदाजी, तलवारबाजी ये सब सिखाया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। लेकिन जो भारतीय पुलिस और राजस्व व्यवस्था थी उसमें जो है ज़्यादा सुधार जो है भारतीय जो शासक थे उनके द्वारा नहीं किए गए। तो यही अंतर था दोनों की जो है कंपनी और भारतीय राजाओं के शासन में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। पहला क्या है कि कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। पहले जो सेना होती थी वो पैदल और घुड़सवार होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, पेशेवर सैनिक जो है सेना में भर्ती किए, उनको प्रशिक्षण दिया तलवारबाजी का, तीरंदाजी का। कंपनी ने सैनिकों को जो है यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया, यानी अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, नई युद्ध तकनीक सिखाई अपने सैनिकों को। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्कट और मैचलोक आदि से लैस किया। मस्कट क्या होती है? मस्कट एक आधुनिक बंदूक ही होती थी, बड़ी बंदूक। वो जो है अपने जो सैनिक हैं उनको वो जो है प्रदान की। तो बहुत सारे जो है उन्होंने बदलाव किए। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, यानी पहले जो ज़्यादा सैनिक थे वो भारतीय थे, अब क्या किया, अब जो यूरोपीय सैनिक है उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ा दी। और सेना के महत्वपूर्ण स्थान जो होते थे, टैंक होता था, तोपखाना, यानी उनके जो जहाँ पर मेन हथियार रखे जाते थे वहाँ पर भी उन्होंने किन को नियुक्त किया? अपने यूरोपियन सैनिकों को ही नियुक्त किया। अगला है कि सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक है। यानी बेशक से वो अलग अलग धर्मों के हों, जैसे भारतीय सैनिक भी अगर सेना में है तो वो भी उनको उनके अंदर ऐसी भावना जगाई लोगों के बीच में, उन सैनिकों के बीच में, कि आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कोई मायने नहीं रखता, आप यहाँ पर क्या हो, आप यहाँ पर सैनिक हो और आपका काम क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आपको वफादार रहना ही आपका कर्तव्य है। यानी आप चाहे बेशक भारतीय हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हो, लेकिन अगर आप ब्रिटिश जो है साम्राज्य के लिए काम कर रहे हैं या सेना में हो तो आपको उनके प्रति जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार होना ही आपका कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कोलकाता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान
शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। यानी जो कलकत्ता था वो बंगाल में जब अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमा लिया तो वो छोटे से गांव से एक बड़े शहर में बदल गया था। किस तरह के परिवर्तन वहां आए वो हम देखेंगे। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब क्या है। ये औपनिवेश बनने का मतलब होता है जब कोई किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र के जब कुछ प्रभावपूर्ण जो लोग हैं वो दूसरे क्षेत्र पर अपना दबदबा बना देते हैं, उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों में वो सक्रिय हो जाते हैं, उनके ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं दूसरे क्षेत्र के लोगों पर, तो वो दूसरे क्षेत्र को क्या बना लेते हैं, अपना उपनिवेश। जिस तरह से जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारतीयों को अपना उपनिवेश बनाया था। तो उस समय पर जो बदलाव आए वो हम देखेंगे। औपनिवेशिक काल में कोलकाता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यानी अब जो प्रशासनिक कार्य हैं वो कहाँ से जो है उनके होते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के, वो होते थे कोलकाता से। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्र में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन और सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। अब देखिए, बंगाल पर जब अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया तो जो यूरोपीय लोग थे यानी जो अंग्रेज थे उनको तो सारी सुविधाएं मिलती थी, वो अच्छी जगह में रहते थे, लेकिन जो भारतीय थे वो अनियोजित, सघन, घनी बस्तियों में जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती उनको वहाँ पर रखा जाता था। कोलकाता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उत्सव में जो लोग हैं वो उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। यानी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो कोलकाता में बहुत ज़्यादा होते थे। लोग जो है तरह तरह के शास्त्रीय संगीत है, धार्मिक कार्यक्रम है, राजनीतिक उत्सव हैं, उनमें जो है उत्साहपूर्वक भाग लेते थे कोलकाता के लोग। औपनिवेशिक शासन के दौरान कोलकाता कई शानदार ईमानदारों का जो इमारतें हैं उनका साक्षी बना। यानी बहुत सारी जो है इमारतों का निर्माण किया गया उस समय में कोलकाता में। इसमें मिस्र, रोमन, प्राच्य और भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का प्रयोग किया गया और यहाँ की जो इमारतें बनी उनमें जो है बहुत सारी संस्कृतियों का मेल देखने को मिला। रोमन कला हो, मिस्र कला हो, प्राच्य और भारतीय मुस्लिम जो कलाकृतियाँ थी उनका भी हमें जो है प्रभाव उन इमारतों में देखने को मिला। भारतीय संग्रहालय की अगर हम बात करें, जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं, जानकारी इकट्ठी करें। झांसी की रानी, महादजी जी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी, आपके पुराने इलाके का कोई शासक। यहाँ हम बात करेंगे महाराणा रणजीत सिंह के बारे में। महाराणा रणजीत सिंह का जन्म जो है पंजाब के एक राज परिवार में हुआ था। 1801 में पंजाब का उन्हें जो है वो महाराजा जो है घोषित किया गया था। यानी वो पंजाब के शासक कब बने थे, 1801 में। वो एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति व उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। यानी कि वे उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए बोल सकता था, अपनी बात रख सकता था। उपासना यानी जिस धर्म को वो मानता है उसकी वो पूजा कर सकता था। उन्होंने सभी धर्मों का हमेशा सम्मान किया। ये नहीं है कि महाराजा रणजीत सिंह जो है किसी एक धर्म के जो है अनुयायी थे, किसी एक धर्म के समर्थक थे वो, और बाकी धर्मों का वो सम्मान नहीं करते थे, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान किया उन्होंने और वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करते थे। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब सूबे को सशक्त रखा, सशक्त यानी समृद्ध, सुदृढ़, मजबूत रखा अपने सूबे को, पंजाब के वो शासक थे, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य में फटकने भी नहीं दिया। देखिए, उन्होंने पंजाब राज्य को जो है समृद्ध और सुदृढ़ तो बनाया ही, साथ साथ जब तक वो जीवित थे जो अंग्रेज थे वो पंजाब राज्य की तरफ देख भी नहीं सकते थे। यानी उसके ऊपर उनका अधिकार जो है नहीं हुआ। उन्होंने पंजाब राज्य की जो है अपने सूबे की रक्षा की। यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है महाराजा रणजीत सिंह। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सेकेंड 8 क्लास का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। 2 पार्ट में हमने अपने चैप्टर को जो है सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और बेल आइकन साथ साथ प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।